From today onward, let's start gaseous state. 11th स्टैंडर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है यह गैसियस स्टेट. Either we call behavior of gases or simply gaseous state. Behavior of gases. The title of the topic suggests us that in the chapter we will study how the gases around us behave. हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी दूसरी गैसेस है. इसके अलावा यदि हम अपर एटमॉस्फेयर में चले जाएं तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसेस. यह गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं, दैट वुड बी डेल्ट इन दिस चैप्टर गैसियस स्टेट. देखिए, एनी मैटर, एनी स्टेट ऑफ मैटर कंप्राइज ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. हम किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी मैटर की बात करें, उसमें या तो एटम्स होते हैं, या आयंस होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट दिस चॉक, इस चॉक की बात करूं, दिस चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट. यह कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर आयंस है, कैल्शियम आयन है और कार्बोनेट आयन है. यदि पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, we used to call it a ion. This calcium carbonate consists of ions. इसी तरह से यदि हम पानी की बात करें, if we discuss about water, if we discuss about air all around us, it consists of molecules. Water के अंदर we have got H2O molecules. In air we have got oxygen molecules, नाइट्रोजन molecules, कार्बन डाइऑक्साइड molecules. इसी तरह से यदि हम बात करें डायमंड की, ग्रेफाइट की, या प्योर गोल्ड की, या प्योर सिल्वर की, दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स. वी कॉल देम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. किसी भी मैटर में इन पार्टिकल्स को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, which forms the matter. इन सभी के बल्क फेस को, बल्क स्टेट को ये सभी एटम्स जब मिल जाते हैं तो हम उसे मैटर कहते हैं. एनी मैटर में एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. किसी भी मैटर की हम बात करें, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. आइदर इट में एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, or it may exist in liquid state, or it may exist in gaseous state. If we talk about solid state, the necessary and sufficient condition of solid state, liquid state and gaseous state means, when do we have solid state, when do we have liquid state, or when do we have gaseous state. Under what condition a matter would exist in solid state. आखिर यह चौक सॉलिड स्टेट में है तो क्यों है? हमारे चारों तरफ ढेर सारे सॉलिड दिख रहे हैं, यह सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वाटर, मिल्क, इथाइल अल्कोहल, यदि यह सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? व्हाट मेक्स इट अ लिक्विड? इनफैक्ट हमें यहां आगे केमिस्ट्री में ढेर सारी बातें समझनी है. जैसे वाटर को ठंडा कर दिया जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला दिया जाए,
तो वह सॉलिड कैसे बन जाता है, वह आइस कैसे बन जाता है, उस समय उसमें होता क्या है। इसी तरह से हाउ एंड व्हाई डू वी हैव गैसियस स्टेट, व्हाई दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर एग्जिस्टिंग इन गैसियस स्टेट, क्या कारण है इसके। पानी को यदि गर्म कर दिया जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचा दिया जाए, खुले में छोड़ दिया जाए, तो वह स्टीम बन जाता है, गैस के माफिक बिहेव करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, व्हाट मेक्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन। हम कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। हम कहते हैं देयर इज सम interparticle attractive force, you can say interparticle attractive forces। हम कहते हैं किसी भी मैटर की बात की जाए, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव गॉट सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। नाउ इफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज, यदि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए, इट्स लार्ज इनफ टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन, इट्स लार्ज इनफ टू कीप ऑल द पार्टिकल्स टुगेदर tightly, and it does not allow any relative motion। जैसे कि मैंने बताया इस चौक में कैल्शियम आयन है और कार्बोनेट आयन। कैल्शियम आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनेट आयन के पास नेगेटिव चार्ज। और हम अच्छी तरह से जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी लार्ज। इट्स लार्ज इनफ टू कीप देम टुगेदर, इट्स लार्ज इनफ टू कीप देयर पोजीशंस वेरी टाइट, इट्स लार्ज इनफ टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। कोई सा भी एक पार्टिकल एक फिक्स एक निश्चित जगह पर है, उसके चारों तरफ सभी पार्टिकल्स ने उसको बिल्कुल बांध रखा है, बिल्कुल जकड़ रखा है, वो किसी भी एक पार्टिकल को हिलने भी नहीं देते हैं। ऐसी कंडीशन में वी हैव गॉट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल टच करके रखते हैं और इतना एक दूसरे को टाइटली बांध कर रखते हैं कि कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से हिल नहीं सकता। We used to say such state of matter will have fixed shape, fixed geometry, fixed size, fixed volume. It have got fixed shape and size, fixed volume। उसका शेप और साइज बिल्कुल फिक्स होता है, वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है, एंड सच स्टेट ऑफ मैटर वी कॉल इट अ सॉलिड स्टेट। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, सुगर, NaCl, chalk, all this exist in solid state। हम कहते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, इनमें एटम्स होते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें कार्बन एटम है, डायमंड की बात करें तो उसमें भी कार्बन एटम है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑल दिस हैव गॉट एटम्स, और इन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। मैं इधर एग्जांपल्स लिखता हूं। डायमंड, ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम,
ice, sugar, NaCl, calcium carbonate. All these are the examples. This consists of atoms, diamond, graphite, gold, silver. Ice and sugar consist of molecules, water molecule, sugar molecule में सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज होता है और NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट में आयंस होते हैं. इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है. While in liquid state, the condition of liquid state is there is attractive force between the particles. पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नॉट लार्ज इनफ टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन. वी यूज्ड टू से दैट व्हेन देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स तो है टू कीप them together. That force does not let those particles apart. Neither that force is sufficient to bring them closer. But the particles may execute relative motion. कुछ इस तरह की सिचुएशन कि पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए तो नहीं है, बिल्कुल टाइटली बंधे हुए नहीं है, मगर यह फोर्स इतनी है कि यह पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, न एक दूसरे के करीब आ सकते. पार्टिकल्स छोड़ के नहीं जा सकते, मगर रिलेटिव मोशन हो सकता है. वी यूज्ड टू से हियर वी हैव गॉट a strong attractive force. It's due to a strong attractive force. While here we used to say we have got substantial attractive force which keeps the volume of matter fixed, but there is no fixed shape, size or geometry. Since relative motion is possible, क्योंकि वहां पर relative motion हो सकता है, we used to say substantial attractive forces exist to keep particles together. To keep particles together. But it does not prevent relative motion. But not large enough to prevent relative motion. We used to say, in this case we have liquid state, here we will have fixed volume. Volume बिल्कुल फिक्स होएगा, but it may take any shape, any size, any geometry. But any shape and size. उसका शेप और साइज बिल्कुल फिक्स नहीं होगा. शेप साइज कुछ भी हो सकता है. Such state of matter we call it liquid state. For example, water, petrol, milk, alcohol, mercury, all this exist in liquid state. यह सभी
लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इट वुड टेक द शेप ऑफ वेसल, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो सकता है. एंड द थर्ड कंडीशन ऑफ द गैसियस स्टेट इज इफ देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स और नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही नहीं हो, नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स हो, ड्यू टू विच दे एग्जीक्यूट रैंडम मोशन, नो अट्रैक्टिव फोर्स, if there is no attractive force and hence random motion, इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वह पूरी तरह से रैंडम मोशन कर रहे हैं. इन दैट केस वी हैव गॉट गैसियस स्टेट. देयर इज नो फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम. पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं और रैंडम मोशन कर रहे होते हैं. द एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन. ऑल दिस आर द गैसियस स्टेट. अब दिस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. हम सॉलिड स्टेट के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में, और लिक्विड स्टेट के बारे में भी हम बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में. यह दोनों ही स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट भी हमारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, लिक्विड स्टेट भी हमारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है. इन द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड एट दिस स्टेज हम बड़ा डिटेल में समझेंगे गैसियस स्टेट के बारे में, बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, हाउ डू द गैसेस बिहेव विथ द चेंजिंग फिजिकल पैरामीटर्स. फिजिकल पैरामीटर्स में जब परिवर्तन आता है, जब चेंजेस आता है, तो किस तरह से गैसियस स्टेट का बिहेवियर होता है, दैट वुड बी स्टडीड इन चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट बिहेवियर ऑफ गैसेस. देखिए, behavior of gases was studied and analyzed by various scientists, and they started analyzing it in the early 1400s and 1500s. आज से 500-600 साल पहले ही साइंटिस्टों ने गैसियस स्टेट के बारे में सोचना, इसके बिहेवियर को समझना और उसको एनालाइज करने का प्रयास करने लगे थे. They conducted various experimentations. उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, and on the basis of those experimentations, they draw few conclusions, and those conclusions we call them gas laws. आज से 500-600 साल पहले there were few scientists जिन्हें गैसेस को लेकर एक्सपेरिमेंट करें, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करें और उन एक्सपेरिमेंट से गैस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, और जो भी कुछ उन्होंने समझा उन्हें उसे लॉ के फॉर्म में स्टेट कर. ध्यान रहे, उस समय जब यह लॉ दिए गए थे, द बेसिस वॉज टोटली द एक्सपेरिमेंटेशन. पूरी तरह से जो बेसिस था वह एक्सपेरिमेंटेशन था. देयर वॉज नो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और थियोरी इनटू इट. लेटर ऑन व्हेन फिजिक्स डेवलप्ड, व्हेन साइंस डेवलप्ड, तो इन सभी लॉ को मैथमेटिकली और थियोरेटिकली प्रूव कर दिया गया. अभी हम सबसे पहले उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं जिन एक्सपेरिमेंट को करके लॉ दिए गए. Will study gas laws.
और गैस लॉ में सबसे पहला लॉ जो मैं समझाऊंगा, दैट वाज सजेस्टेड बाय रॉबर्ट बॉयल. वी कॉल इट बॉयल्स लॉ. इट वाज सजेस्टेड बाय रॉबर्ट बॉयल. इस लॉ को समझने से पहले, इस लॉ को जानने से पहले हम वह एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल ने करा था, और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा उसको हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट बॉयल took a sample of gas. He maintained constant mass and constant temperature for the gas. A gas sample maintained at constant mass and temperature. With this gas sample, which is maintained at constant mass and constant temperature, he varies the pressure of gas. उस गैस का उसने प्रेशर वेरी करा, एंड ही स्टडीड हाउ the volume of gas is varying with pressure. अब सबसे पहला जो चैलेंज है, that is how he might have maintained constant mass and constant temperature. By what method रॉबर्ट बॉयल ने गैस का कांस्टेंट मास और कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करा होगा. कांस्टेंट मास मेंटेन करना बड़ा आसान है. हम एक क्लोज्ड वेसल ले, उस क्लोज्ड वेसल में से कोई गैस बाहर नहीं जा सकती और बाहर से कोई गैस अंदर नहीं आ सकती. इस तरीके से उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास कभी वेरी नहीं करेगी. द रियल चैलेंज इज हाउ टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर. इसके लिए रॉबर्ट बॉयल ने जो कंसेप्ट इस्तेमाल करा, दैट इज whenever water freezes, whenever water gets converted into ice, during that conversion phenomena, its temperature always remain constant at 0 degree centigrade. इसी तरह से whenever water boils, during that boiling phenomena, the mass of water always remain कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. मैं दोबारा समझाता हूं मेरी इस बात को. जब भी वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो जब वो कन्वर्जन प्रोसेस चल रहा होता है, जब हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं और फ्रीजर में रख के हम उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं, रखने के कुछ समय के बाद, आधे पौन घंटे के बाद, उसका पहले जैसे हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में रखने पर वह पानी का टेम्परेचर कम होगा. पहले 25 से कम होकर 20 होगा, फिर 20 से कम होकर 15, देन 15 से 10, देन 10 से 5, फिर 5 से कम होकर 4, 3, 2, 1, 0. 0 डिग्री पर जब वह पानी आ जाएगा तो उस पानी का ट्रांसफॉर्मेशन फिर धीरे धीरे आइस में होने लगेगा. एकदम से एक साथ वो पानी आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ये धीरे धीरे चलता है. और जब तक यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है, जब तक वाटर का कन्वर्जन आइस में चल रहा है, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कभी नहीं होता है. और फिर पूरा का पूरा वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आइस का टेम्परेचर 0 से कम जा सकता है, -1, -2 या -3 पर जा सकता है. बिल्कुल इसी तरह से हम रिवर्स कहते हैं कि जब आइस पिघल रही होती है, जब आइस का मेल्टिंग चल रहा होता है, उस मेल्टिंग फिनोमेना के दौरान भी आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है.
यदि हम गैस को पिघलते हुए आइस में रख दें तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करा जा सकता है। इसी तरह से जब वाटर बॉईल हो रहा होता है तो बॉइलिंग के दौरान वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसने क्या करा, सेटअप को बड़े ध्यान से देखेंगे। उसने he took a cylinder with a piston। इस तरह का उसने एक सिलेंडर लिया, fitted with a airtight piston। सिलेंडर फिटेड विथ अ एयर टाइट पिस्टन ले लेने से अब ना तो कोई गैस बाहर से अंदर जा सकेगी और ना ही कोई गैस अंदर से बाहर जा सकेगी। अब इसमें कुछ एम मास की गैस है जो कि चेंज नहीं हो सकती। अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उसने क्या करा, ही केप्ट दिस सेटअप इन आइस बाथ। उसने इस पूरे सेटअप को आइस बाथ में रख दिया। आइस बाथ मतलब क्या, चारों तरफ ढेर सारी बर्फ है और वह बर्फ पिघल रही है। दिस इज अ वेसल, और इस वेसल में चारों तरफ ढेर सारी पिघलती हुई बर्फ रखी हुई है। दिस इज आइस क्यूब्स। ऑल दिस आर आइस क्यूब्स। अब इस तरीके से चारों तरफ जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऑटोमेटिकली यह जो वेसल है या जो सिलेंडर है इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और इसके अंदर भरी हुई गैस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। दिस इज एन आइस बाथ। और इस तरह से इसका टेम्परेचर T कांस्टेंट हो गया एंड दैट कांस्टेंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है तो वहां आप बॉइलिंग वाटर बाथ रख दीजिए। बॉइलिंग वाटर बाथ मतलब पानी है चारों तरफ, उसको हम गर्म कर रहे हैं और वह वाटर धीरे धीरे करके बॉइल कर रहा है, तो वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। In this manner, he maintained constant mass and constant temperature. Up. Now, what he observed was, he applied pressure on this piston. He applied pressure on this piston. इस piston को उसने दबाया and he observed कि ये piston दब गया। यह पिस्टन दबाने से दब गया। पिस्टन का दब जाना मीन्स द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज्ड। खास बात, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ गैस। दिस फिनोमेना डज नॉट हैपेंस विथ एनी सॉलिड, विथ एनी लिक्विड। जैसे यह चॉक जो एक सॉलिड है, मैं इसे दबा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग प्रेशर ओवर इट, दोनों तरफ से ऊपर नीचे से, मगर यह चॉक दब नहीं रहा है, ये छोटा नहीं हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है,
मैं चाहूं तो इधर से दबा लूं इसको, मैं स्टॉक को कहीं से भी कैसे भी दबाने का प्रयास करूं, आई मे अप्लाई एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। इसी तरह से लिक्विड की बात करें, यू टेक अ सैंपल ऑफ लिक्विड, आप पानी ले लीजिए, उसे इस तरह से क्लोज वेसल में रख दीजिए और फिर उसको दबाने का प्रयास कीजिए। पानी का पाउच लीजिए, पानी का पाउच, और उस पानी के पाउच को कभी इधर से दबाइए, कभी इधर से दबाइए। आप पानी के पाउच को इधर से दबाएंगे इधर फूल जाएगा, इधर दबाएंगे इधर फूल जाएगा, उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। आपने कुछ ज्यादा हर तरफ से दबा दिया तो फट जाएगा, मगर वो वॉल्यूम कम नहीं होगा। सॉलिड या लिक्विड पर आप चाहे जितना प्रेशर लगा लीजिए, उनके वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑब्जर्व द डिफरेंस विद द गैसेस। गैसेस बिहेव इन डिफरेंट मैनर। गैसेस के ऊपर जब प्रेशर लगाया जाए तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, मगर ये सिर्फ तभी होता है जब मास और टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स ने जब इस बात को देखा, एक्सपेरिमेंटली इस बात को ऑब्जर्व करा, तो इस बात को ऑब्जर्व करके उसने एक लॉ दे दिया। बिल्कुल साधारण सा लॉ है, यदि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो गैस को दबाने पर गैस दब जाएगी। मींस इफ वी मेंटेन कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। At constant mass and temperature, at constant mass and temperature, volume of gas is inversely proportional to pressure. This is Boyle's law. If I mathematically write, volume of gas is inversely proportional to pressure. At constant mass and temperature. This is Boyle's law. मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं, इक्वालिटी साइन और साथ में एक कांस्टेंट, हेंस P into V is equal to K. Condition is at constant mass and temperature. इसका मतलब जैसे जैसे गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे उस गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। जितना अधिक आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करोगे, गैस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। नाउ इस सिचुएशन के लिए इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, मैं अलग अलग ग्राफ बनाता हूं। If I plot for reciprocal of pressure versus volume, reciprocal of pressure versus volume, observe this equation. V is equal to some constant into reciprocal of pressure. इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट के, के इज एनी कांस्टेंट,
It may take any value into 1 by P. So volume is directly proportional to 1 by P, means it's a straight line like this. The graph would pass through origin, मगर origin से मैंने उसको टच नहीं करवाया, डॉटेड लाइन से उसको origin से मिलाया. मैंने बोल्ड लाइन से इसको origin से नहीं मिलाया. Why I drawn the dotted line? The reason is quite simple. उस गैस का वॉल्यूम प्रैक्टिकली कभी जीरो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को जीरो करने के लिए आपको प्रेशर को इन्फिनिटी करना होगा. जो आप प्रेशर इन्फिनिटी करोगे तब जाके वॉल्यूम जीरो होगा. प्रैक्टिकली प्रेशर कभी इन्फिनिटी हो नहीं पाएगा, इसका मतलब प्रैक्टिकली कभी वॉल्यूम जीरो नहीं हो पाएगा. इसलिए मैंने यह लाइन को ओरिजिन से बनाया, मगर ओरिजिन से मिलाया नहीं है, डॉटेड लाइन से मिलाया. इफ आई फॉर reciprocal of volume versus pressure,